नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को लेकर जिस तरीके से बिहार में हुआ और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 4 तारीख को 4 नवंबर को उस पर अगली सुनवाई है। इस बीच चुनाव आयोग देश भर में SIR की शुरुआत, SIR कराने की तैयारियों में लग गया है और शुरुआत होगी वहां पे जहां अगले साल चुनाव होने हैं। यानी मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और बिहार का मामला लंबित है। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इधर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को एक बार और धता बताते हुए कह रहा है कि हम देश भर में इसकी तैयारी करने जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह चुका है कि अगर इस प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी मिलती है तो पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा और पूरे, ये केवल बिहार पर नहीं बल्कि ये सभी जगह लागू होगा। इन सब के बावजूद सुप्रीम चुनाव आयोग आज घोषणा करने वाला है और इस बारे में जानकारी देने वाला है कि कहां कहां कब कब SIR की प्रक्रिया होगी, शुरू होगी, क्या कुछ उसका कार्यक्रम होगा। एक बड़ी खबर है, बिहार में चुनाव के दौरान वहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 और 11 नवंबर को मतदान होने हैं 2 फेज में और चुनावी राजनीति इस समय अपने चरम पर है। NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन के घटक दल आपसी किस तरीके से उनके बीच में इस समय राजनीतिक बयानबाजियां चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग का जो ये काम है, चुनाव आयोग की जो SIR की तैयारी है, ये तमाम सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बड़ी खबरें हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं SIR को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद चुनाव आयोग न केवल उस पर लगातार बयानबाजी करता रहा, खबरें प्लांट कराता रहा और अब सीधे तौर पर पूरे देश में उसको कराने के एक कार्यक्रम की घोषणा करने वाला है। आज इस कार्यक्रम की घोषणा होनी है और ये बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। अमलेंदु जी, बिहार का SIR अभी वही लंबित है। 4 नवंबर को क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या जो SIR के जरिए मतदाता सूची बनाई है चुनाव आयोग ने उसको रद्द भी कर सकता है और कह चुका है सुप्रीम कोर्ट कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलती है। इन सब के बावजूद किस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव आयोग SIR को लेकर आगे बढ़ रहा है? कई सवाल इस पर उठे हैं। SIR करा सकता है आयोग या नहीं करा सकता है, यह सवाल भी लंबित है। बावजूद इसके पूरे देश में उसकी तैयारी कर रहा है। हाँ, देखिए समीर जी, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी तो कर ही चुका है कि अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी मिलती तो पूरा का पूरा SIR रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अभी तो ये सिर्फ गड़बड़ियों की बात है जो आप करा रहे हैं, इस पर रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो मुकदमा है वो मुकदमा यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं, चुनाव आयोग को अधिकार भी है भी कि नहीं, और इस पर चुनाव आयोग से उसका जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट को 4 नवंबर की सुनवाई से पहले दाखिल करना, जो कि अभी उसने दाखिल नहीं किया है। तो अगर जब आपसे जवाब मांगा गया तो आप ऐसे समय में, जब आपका एक मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप कैसे उसकी घोषणा कर सकते हैं? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की सीधी तौर पर अवमानना है। अब सुप्रीम कोर्ट भी अपनी अवमानना करवा रहा है और खामोश बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना चुनाव आयोग लगातार कर रहा है, हलफनामे दे देकर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना करवा रहा है, प्रेम से करवा रहा है। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उसके आदेशों की अवमानना की जा रही है, उसकी किस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है, ये तो उसको देखना है। लेकिन ये आम जनता निश्चित तौर पर समझ रही है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसकी अवमानना कर रहा है और संविधान के परे जाकर काम करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, ये चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बिहार के SIR का मामला अभी वही लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट SIR की प्रक्रिया को, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसको पूरे देश में लागू करने की बात कर रहा है और उसका कार्यक्रम घोषित करने जा रहा है। ये भी बड़ी देखने की बात है अमलेंदु जी कि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को कैसे, किस तरीके से एक के बाद एक, मतलब वो कैटेगरिकली कर रहा है। पहले खबरें चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से चलती हैं, उसके बाद फिर चुनाव आयोग खुद कहता है, किसी तरह का बयान आता है और उसके बाद अब कार्यक्रम सीधे बताने की घोषणा होने जा रही है कि पूरे देश में कराया जाएगा और शुरुआत होगी जहां अगले साल चुनाव होने हैं। बावजूद इसके कि अभी SIR पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, इस पर अभी तक जो है कोई फैसला नहीं आया है, ये है फैसला नहीं आया, लेकिन सुनवाई तो चल रही है। फैसला भले ही ना आया हो और चूंकि आपसे मांगा गया है कि आप अपना जवाब दीजिए,
तो वो जवाब भी जो है वो दाखिल करना है जो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को। लेकिन उससे पहले ही आप जो है आगे और बढ़े आ रहे हैं। अभी बिहार में ही मामला अटका हुआ और आप पूरे देश भर में इसको कराने जा रहे हैं, इसकी तरह की घोषणा की जाएगी। हालांकि जो प्रेस विज्ञप्ति आई है चुनाव आयोग की, उसमें ये नहीं कहा गया है कि SIR की घोषणा करनी है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं और जो समझा जाता है, जो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं, वो सूत्रों के हवाले से ही चल रही है कि देश भर में SIR की घोषणा की जा सकती है, और उन सूत्रों का खंडन चुनाव आयोग ने नहीं किया है। बिल्कुल, और उसमें यह है कि अभी पूरे देश भर में उसकी तैयारी है ही, और जहां अगले साल चुनाव है प्राथमिकता के तौर पर वहां SIR के कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। लेकिन अभी सुनवाई इस पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और बड़ा मुद्दा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि SIR करा सकता है चुनाव आयोग या नहीं, उसके संवैधानिक अधिकारों में यह शामिल है या नहीं, इसको तय करना है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अभी बिहार के मामले को तय करना है, पर वो पूरे देश में इसको लागू करने की तैयारी कर रहा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बावजूद अपनी अवमानना इसमें कहीं मालूम पड़ती है या नहीं पड़ती है। 4 तारीख को जब अगले दौर की सुनवाई होगी तब यह पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर सवाल बहुत उठ रहे हैं कि SIR के जरिए जो मतदाता सूची बिहार में बनाई गई है वो लागू रहेगी, उसी के आधार पर बिहार में चुनाव होंगे 6 नवंबर और 11 नवंबर को, या फिर पुरानी सूची को? क्योंकि अगर इसमें कुछ 4 नवंबर को या 6 नवंबर से पहले ही सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर कोई ऐसा फैसला देता है तो फिर वो SIR के जरिए जो बनाई है वो सूची तो रद्द ही हो जाएगी। एक बार सुनते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाल, उन्होंने क्या कहा है। SIR को जिस तरह से देश भर में लागू करने की कोशिश हो रही है, तैयारी हो रही है, और बिहार में SIR की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उन सब चीजों को लेकर SIR को लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। फ्री एंड फेयर चुनाव को संपन्न करना है चुनाव आयोग का काम है, और राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का जो मुद्दा उजागर किया है, उस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने जो संवैधानिक जो एक तरीका होता है उस तरीके से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम करना चाहिए, किसी प्रकार की नौटंकी न करते हुए। उन्होंने पारदर्शिता और सच्चाई पर आधारित और जो रियलिटी उस पर आधारित वोटर लिस्ट बनाना चाहिए। तो SIR बिहार में SIR को लेकर एक बार खबर है कि अब बिहार के SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन चुनाव आयोग पूरे देश में SIR के कार्यक्रमों की घोषणा करने वाला है। आज चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें यह माना जा रहा है कि देश भर में SIR के बारे में चुनाव आयोग जो उसका कार्यक्रम है, जो उसकी तैयारी है, उसके बारे में जानकारी दे सकता है। इन सब चीजों के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट में यही मुद्दा सुनवाई के लिए लंबित है, इस पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि SIR कराना चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में शामिल है भी या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग पूरे देश में उसको लागू करने की तैयारी में है। तो बहुत एक गंभीर मसला है, लेकिन चुनाव आयोग लगातार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करता चला जा रहा है। और इधर बिहार में जिस तरीके से SIR को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं, वहां पर पहले चरण में जो इसका जो ड्राफ्ट लिस्ट आई हुई थी, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आई, वहां भी लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया है, उनके नाम हटा दिए गए हैं। उसको लेकर अभी भी तमाम सवाल बने हुए हैं। वोट चोरी का मुद्दा बिहार के चुनाव में एक अहम मुद्दा बना हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी गति से विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों को दरकिनार करते हुए अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता दिख रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ना विपक्ष की सुन रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहा है, और अपने मनमानी चुनाव आयोग करता चला जा रहा है। ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है, और इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि केरल ने तो बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया है SIR के खिलाफ, तमिलनाडु भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, पश्चिम आंध्र प्रदेश के नेता मिल चुके हैं, आंध्र प्रदेश के नेता मिल चुके हैं कि यह गलत है SIR कराना, और आंध्र प्रदेश में भी सत्तारूढ़ दल जो NDA का हिस्सा है वो मिल चुके हैं। जनता दल यू जरूर इसका समर्थन कर रही है SIR का, आज भी उन लोगों के बयान आए हैं SIR के समर्थन में, वो इसका कर रहे हैं, लेकिन NDA में भी इसको लेकर विरोध है।
तमाम राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं, उसके बाद भी चुनाव आयोग इसको कर रहा है। और चूंकि ये चुनाव आयोग ने कह दिया था कि नए तरीके का नया चुनाव आयोग है, तो ये संविधान से ऊपर है नया चुनाव आयोग, ये बताने की कोशिश की है। और अभी तो जो चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति भी संदेह के घेरे में है कि ये वैलिड है कि नहीं है, संवैधानिक है कि नहीं है, या अवैध है। मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अवैध है और ये अभी तक अवैध रूप से बने हुए थे, तो इनसे इनकी तनख्वाहें वो भी वापस ली जाएंगी और इनके कामों पर भी सवाल उठेगा। तो एक अवैध नियुक्ति वो किस तरीके से कोई संवैधानिक प्रक्रिया को कर सकती है, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति का ही मामला फंसा हुआ, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से मामले फंसे हुए हैं समीर जी। प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के उपनेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी SIR को लेकर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, प्रमोद तिवारी को सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। क्या कहा है उन्होंने SIR को, जो आज देश भर में SIR के कार्यक्रमों की घोषणा करने की तैयारी में है चुनाव आयोग, उसको लेकर क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। और यहां लगातार इस पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं चुनाव आयोग की इन तैयारियों को लेकर, इसलिए इस पर आ रही हैं कि अभी ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो चुनाव आयोग को ऐसी कौन सी जल्दबाजी है। बिहार में तो अब चुनाव खैर हो रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों में इस तरह से क्या होना है कि वहां पर इतनी जल्दबाजी में चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी तो बिहार में भी दिखाई पड़ी, इसीलिए पूरा मामला ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। महीने भर के अंदर वहां पर SIR की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और इसीलिए बहुत सारे सवाल उठे भी थे और वो दिखाई भी पड़े जब फाइनल लिस्ट आ गई है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बावजूद इसको पूरे देश में लागू करने की, इसको SIR की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश चुनाव आयोग क्यों कर रहा है। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कह रहे हैं। सभा का चुनाव हुआ था अब की बार 400 पार। संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी सहित सभी नेता निकल पड़े थे। उस समय भी ये इरादा था कि कैसे अनुसूचित जात, अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़े का ऊँट काटा जाए। जो इसलिए संविधान में अंबेडकर साहब ने जो वोटिंग राइट दिया था, हर व्यक्ति को मताधिकार, वही छीनना चाहती थी बीजेपी। जनता ने 240 पे लाके उनकी हैसियत खत्म कर दी संविधान बदलने की। तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे। जरा बिहार में SIR में जरा देखें कितने घुसपैठियां हैं, जरा बताएं। अगर घुसपैठिए हैं तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। ये बताएं कि कितने लोग किस जाति धर्म के। तो कोशिश वही हो रही है बाबा साहब भीमराव जी के, अंबेडकर जी के सिद्धांत की, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की, और पूरा विपक्ष पूरी शक्ति से इन वोटों की रक्षा के लिए सजग होकर रक्षा करेगा। तो SIR को लेकर एक चुनाव आयोग इसको देश भर में लागू करने की, उसका प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और चुनाव आयोग की आलोचना हो रही है कि आखिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब फिर उसको अभी इस शुरू करने की और जगह पर उस लागू करने की क्या जरूरत है, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने जो तर्क दिए थे बिहार में जब SIR की घोषणा की थी, बिना किसी से कंसल्ट किए, न किसी राजनीतिक दल से पूछा था, बिहार के राजनीतिक दलों से, न वहां के नेताओं से, अपने आप ये फैसला ले लिया था कि यहां पर SIR कराया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे सवाल उठे थे। वहां पर चुनाव आयोग का जब बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, तर्क था कि बहुत सारे जो विदेशी नागरिक हैं वो मतदाता बन गए हैं, घुसपैठिए आ गए हैं। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें एक बार भी नहीं बताया गया कि इसमें कितने विदेशी नागरिकों के नाम हटाए गए हैं, कितने विदेशी नागरिक पाए गए या फिर कितने घुसपैठिए पाए गए। लेकिन अमलेंदु जी, इनकी चर्चा अभी भी चुनाव में हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ED या CBI जब किसी के खिलाफ केस दर्ज कर देती है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के तमाम नेता उसको अपराधी की तरह जाकर पेश करने लगते हैं। उसी तरीके से घुसपैठिए नाम आ गया, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां जाकर कह रहे हैं कि घुसपैठिए यहां पर है, उनको निकाला जाएगा जब NDA की सरकार बनेगी। 20 साल से बिहार में NDA की सरकार है और 11 साल से केंद्र में NDA की सरकार है, न जाने कब निकाला जाएगा और कहां आए हुए हैं अभी उनको भी नहीं चिन्हित किया गया है। नहीं, ये तो बात सही है समीर जी
कि देखिए अमित शाह जी ने कहा कि एनडीए की सरकार बनी तो घुसपैठियों को निकाला जाएगा, तो अमित शाह जी कहना ये चाहते हैं कि 20 साल से एनडीए की सरकार है तो ये घुसपैठिए बीजेपी ही यहाँ बसाए हैं, घुसपैठिए बीजेपी ने घुसाए हैं, ये उनका कहना है। इसको इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है समीर जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो बिहार से उनकी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं जीतकर एनडीए की, तो इसका मतलब उन घुसपैठियों के वोटों पे ही जीत कर आए हैं। तो अब लग रहा है कि घुसपैठी शायद खिलाफ हो गए होंगे उनके, ऐसा हो सकता है उनको लग रहा हो, तो अब घुसपैठियों को निकाल के बाहर करना है। तो यानी पहले आप घुसपैठिए बसाएंगे, उसके बाद फिर आप कहेंगे घुसपैठियों को निकालना है। तो यह उनकी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन इन्होंने सीधे सीधे सवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खुद अपने ऊपर भी सवाल खड़े कर लिए। अब ये घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में भी लेकर गए थे, मूंगी खानी पड़ी वहां झारखंड में, मूंगी यहां भी खाएंगे, बिहार में भी खाएंगे, ये भी साफ समझ में आता है। लेकिन एक मुद्दा बन गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये घुसपैठियों का मुद्दा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी कहा था कि विदेशी नागरिक जो है उनको पहचान करना है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि हमें इसका अधिकार है करने के लिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो जिसके लिए आपने किया था, भाई बताओ कितने विदेशी नागरिक निकले, हम कितने घुसपैठिए निकले हैं, ये बताइए आप। तो ये नहीं बता पा रहा है चुनाव आयोग। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं मनोज कुमार पांडे, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। घुसपैठियों की चर्चा, जैसा अमलेंदु जी ने कहा, पिछले साल जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे वहां भी बीजेपी ने जमकर इस मुद्दे को उछाला था और उनका सीधे तौर पर आरोप था कि यहाँ बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, विदेशी नागरिक हैं, उनको वोटर आईडी उनके बन गए हैं। लेकिन चुनाव में सारी चीजें वहां पर दिखाई पड़ गई कि ये कोई भी इस तरह के उनके जो बातें थी वो जनता को पसंद नहीं आई और बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर बिहार में जब चुनाव हो रहे हैं वही सारे मुद्दे फिर से लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या इसका असर होगा, सुनते हैं मनोज पांडे को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए, घुसपैठिए का इनका जो नारा है या जुमला है ये हर जगह पिट रहा है। झारखंड में भी यहां की जनता ने पूरी तरह से इसे नकार दिया, बिहार में भी वही गलती ये कर रहे हैं, वहां भी लोग नकारेंगे। कौन है घुसपैठिया? गुजरात से आकर घुसपैठ तुम कर रहे हो और बोलते हो घुसपैठिया। बिहार के किसी नेता का कोई कहीं चेहरा दिख नहीं रहा है। बाहरी लोग भर गए हैं बिहार में आकर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिहारियों को ललकारने का काम कर रहे हैं। तो समय और वहां के लोग ये समझा देंगे कि कौन सा मुद्दा वहां प्रासंगिक है या नहीं है। ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करना जानते हैं और कुछ नहीं। तो ये मुद्दे झारखंड में भी काम नहीं आए थे और यहां भी काम नहीं आएंगे, मनोज पांडे का ये कहना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेतृत्व में है। लेकिन यहां भी जोर शोर से बीजेपी के नेता इन सारी बातों को उठा रहे हैं। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग, बिहार के लोग जो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं क्या? क्योंकि बार बार हर चुनाव में आप वही मुद्दे उठा रहे हैं, उन्हीं बातों की कर रहे हैं जिसकी जरूरत है बिहार के लोगों की। चुनाव में उन मुद्दों पर बीजेपी का कोई जोर नहीं है, बल्कि वहां पर उद्योग लगाने के लिए तो गृह मंत्री सीधे कह देते हैं कि हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं है, इसलिए कि बिहार में जगह ही, जमीन ही ऐसी है कि वहां उद्योग नहीं लग सकता है। अब यहाँ घुसपैठिए और ये सारी चीजें, तो इस समय बिहार और गुजरात, बिहार वर्सेस गुजरात एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। और ये कहा जा रहा है कि विकास की चीजें, पैसा जहां खर्च होना है वो गुजरात में, और बिहार के लोगों को केवल रेवड़ियां बांटकर और यहाँ के लोगों को छोटी मोटी चीजें, एक तरह से जिसको प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं रेवड़ी, वो बांटकर यहाँ के लोगों को बहलाने की कोशिश हो रही है। कितना बिहार के लोग बहलते हैं इन सारी चीजों से देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो एक दो तरह की बातें हैं, दो राज्यों के लिए अलग अलग ढंग की बातें, निश्चित तौर पर ये बहुत सारे सवाल उठाती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे सवाल उठाती है, अलग अलग तरीके की बातें जो की जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये बार बार जो है समीर जी आता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया जो है वो सामने निकल कर आता है।
तमाम मसलों पर आता है, यहाँ भी निकल कर आ रहा है। अब यहाँ लगातार जो है वो चुनौतियाँ दी जा रही हैं। अब SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिहार SIR में कितनी गड़बड़ियाँ पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डंडा नहीं चलाया होता समीर जी, तो फिर आप समझिए कि 2 करोड़ नाम तो काट ही दिए चाहिए थे। अब अगर वहाँ तो चलिए चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था तो डंडा पड़ा तो हुआ। अब अगर देश भर में होगा तो सुप्रीम कोर्ट कितनी निगरानी करेगा, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर बार-बार जाएंगे, तो ये सवाल भी उठता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को जो सुनवाई होगी तो इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि ये संवैधानिक नहीं है, संविधान का उल्लंघन है और बड़े स्तर पर नागरिकों को मताधिकार से और उनके नागरिकता से वंचित करने का एक कुचक्र जो है वो चुनाव आयोग के जरिए रच रही है भारतीय जनता पार्टी, जो ना तो संविधान में उसको अधिकार प्राप्त है और ना ही जो नैतिक तौर पर ये ठीक है। जी बिल्कुल, इसको लेकर चूंकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और वहां पर लगातार इस बारे में सुनवाई हो रही है और कई पिटीशंस पहुंची हुई हैं, कई याचिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उसी मुद्दे पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है और जो बिहार में SIR की प्रक्रिया को पूरा भी किया। उसके पहले तक तो केवल ड्राफ्ट सूची आई थी, उसके बाद फाइनल सूची भी जारी कर दी, जबकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर इन सारी चीजों में आपत्ति क्यों नजर नहीं आ रही है। ये भी बहुत बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं कि आखिर कैसे उसकी पूरी सूची वो जारी कर सकता है। लेकिन अब सब जुडिस होने के बावजूद इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की तैयारी हो रही है, SIR की प्रक्रिया को। एक बार सुनते हैं RJD के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से अब पूरे देश में SIR को लागू करने जा रहा है उसको लेकर। देखिए, SIR से कोई आपत्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन SIR के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। और बिहार में SIR के माध्यम से कई खामियां पकड़ी गई थी, जिसका प्रमाण भी दिया गया था। तो चुनाव आयोग को निष्पक्षता से देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। किसी के पक्ष में चुनाव आयोग अगर सरकार के पक्ष में काम करता हुआ नजर आएगा तो इसका प्रतिकार विपक्ष करेगा। तो चुनाव आयोग पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इन सारे आरोपों को खारिज करता जा रहा है। खारिज क्या, वो इग्नोर कर रहा है। खारिज तो तमाम जो आपत्तियां, तमाम जो सूचनाएं दी जाती हैं, तमाम जो तथ्य उपलब्ध कराए जाते हैं खामियों की और गड़बड़ियों की और किस तरीके से जानबूझकर बहुत सारे वोट चोरी के मामले उसके सामने रखे गए हैं, उनको खारिज करता रहता है। लेकिन इन आरोपों को लगातार इग्नोर करता है कि वो सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। लेकिन कई जगह अब एक और भी सूचनाएं जो आनंद सीट में कर्नाटक में है अमलेंदु जी, ये पता लगा है कि और भी कई जगहों पर वोट चोरी की उसी तरह की घटनाएं हुई है, जल्दी ही वो भी सामने आने वाली है। हाँ बिल्कुल, जल्दी सामने आएंगी। और समीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक जगह नहीं हुई, बाकायदा वहाँ कॉल सेंटर बनाकर ये सब काम किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे थे, बड़े पैमाने पर वोट जोड़े जा रहे थे। और चूंकि ये चोरियां पकड़ में आ गई हैं चुनाव आयोग की, इसलिए अब SIR के नाम पे ये असली वोट जो है वो काटने का धंधा अब किया जाएगा। इसके जरिए ये जो है आरोप विपक्ष की तरफ से समीर जी लग रहे हैं साफ तौर पे। जी बिल्कुल, ये सारे आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि सरकार के साथ, सरकार के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है और एक संवैधानिक संस्था पर एक बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन इन आरोपों को चुनाव आयोग की जो तमाम गतिविधियां हैं वो भी लगातार इसको साबित कर रही हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी लगातार धता बता रहा है और अब SIR को पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको लेकर जो विरोध की आवाजें हैं वो भी जबरदस्त हैं। कई राज्य जो गैर NDA शासित राज्य हैं वहां इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा पूरा का पूरा विपक्ष इस मामले में एकजुट है चुनाव आयोग के खिलाफ। और SIR की प्रक्रिया चूंकि अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर उसके बाद होती भी है तो इसका एक तरीका होता है और एक समय सीमा होती है। मनमाने तरीके से जैसे बिहार में SIR को पूरा किया गया है, उस तरीके से अगर होता है तो एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ बनता खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से बिहार में दिखाई भी पड़ा, वहां पर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से
यात्रा की और ये पूरा मुद्दा इस समय चुनाव का वहां पर एसआईआर और वोट चोरी का बना हुआ है, तो पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है अगर चुनाव आयोग अड़ियल रुख अपनाए रखेगा तो। हाँ बिल्कुल, अगर चुनाव आयोग अड़ियल रुख अपनाए रखेगा तो इसके बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा हो सकता है और चुनाव आयोग के सामने दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। अब तो एक तो ये समझिए कि अब चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से सीधे सीधे और खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी ने सीधा सीधा हमला बोला और कहा कि वो जो है वो चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद से सिट्टी पिट्टी ज्ञानेश कुमार गुप्ता की गुम है। अब वो उनकी बातों में वो खनक नहीं बची जो हाथ पटक पटक कर मेज तोड़ तोड़ कर कह रहे थे कि या तो हलफनामा देना होगा या फिर माफी मांगनी होगी। अब ना हलफनामे की बात कर रहे हैं ना माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो वो सारी जो थे वो छूमंतर हो गए। और जिस तरीके से पत्रकारों ने सवाल पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके जवाब भी नहीं थे। बेशर्म तक तो कह दिया गया चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव आयुक्त को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है समीर जी कि मुंह पर आपके जो है पत्रकार कह रहे हैं कि ये बहुत बेशर्मी वाली बात है, तो इससे ज्यादा और क्या होती। आप शर्मदार होते तो फिर माफी मांग लेते ज्ञानेश कुमार गुप्ता, लेकिन नहीं मांगी। खैर कोई बात नहीं, तो माफी मांगे ना माने, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर उन्हें काम करना होगा। चुनाव आयोग को संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के जरिए वो बनी है, आरएसएस के अनुषंगिक संगठन नहीं है। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग आरएसएस का अनुषंगिक संगठन नहीं है, संवैधानिक संस्था है, तो संविधान के अनुसार चलेगा, आरएसएस के आदेश पर नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। और उधर झारखंड में कांग्रेस के नेता हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है और जिस तरीके से सब जुडिस मामला होने के बावजूद वो पूरे देश में इसको कराने की, एसआईआर कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि उस पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी खामियां उसकी पकड़ी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद उनको देख रहा है। इन सब के बावजूद अगर देश भर में इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है तो ये उसकी नीयत में खोट को दिखाता है। और सबसे जो गंभीर आरोप है कि ये सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग पर। एक बार सुनते हैं कहा क्या है राकेश सिन्हा ने। हमने अपने राज्यों में, झारखंड में एसआईआर के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित किया और स्वाभाविक तौर पे अगर मंशा चुनाव आयोग की गलत है, एसआईआर के माध्यम से अगर वो वोट चोरी करवाने का अगर इंतजाम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे इसका विरोध होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब देश की जनता को भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है, उठ गया है। जिस प्रकार चुनाव आयोग ने वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर के काम करने का किया कि जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया और एक खास समुदाय को इसमें खास करके टारगेट किया गया, तो इससे यह प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, बल्कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी को वोट देने के अधिकार से आप वंचित कर रहे हो, जो बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान है। और हम चुनाव आयोग अगर ये कार्यशैली में एसआईआर करवाती है तो स्वाभाविक तौर पे उसका जबरदस्त विरोध होगा। तो ये अगर चुनाव आयोग अड़ियल रुख अपनाता है तो विरोध होगा, ये बात कह रहे हैं राकेश सिन्हा, कांग्रेस के नेता हैं झारखंड में। और यही बात इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम दूसरे नेता भी कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपने अड़ियल रुख से जरा भी पीछे हटता नहीं दिखाई पड़ रहा है। मामला सब जुडिस है बावजूद इसके। हाँ बिल्कुल, मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और चुनाव आयोग उस पर पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, बल्कि हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, आप इसमें दखल मत कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट खामोशी से उसकी धमकी सुन भी रहा है, ये भी देखने में आ रहा है। वरना सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जो था उस पर एक्शन लेना चाहिए था कि आप हलफनामा देकर आप कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले कि हम सुने कि नहीं सुने। आप ये बताइए कि आपको अगर अधिकार प्राप्त है तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आपको प्राप्त है, ये बताइए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है। तो ये समझिए, चूंकि अच्छे दिन हैं और नया चुनाव आयोग है और नई सरकार है, तो सुप्रीम कोर्ट भी शायद सरकार के सामने नतमस्तक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा है कि हम भी अब नए बन जाएं। हाँ यहाँ ये भी हो सकता है, नया सुप्रीम कोर्ट भी बन के आ जाए। ये भी बातें हो सकती हैं, चूंकि हमारे सीजीआई साहब जो है वो ऊंट की सवारी भी कर चुके हैं और चार प्लेन से घूम भी चुके हैं। ये बातें भी सब कुछ आ रही हैं, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। खैर इन सब पे कुछ नहीं, लेकिन
कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दिया था चुनाव आयोग ने, उस हलफनामे के आधार पर एक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस होने के बावजूद ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त अपने विचार रखे, इस पर तो निश्चित तौर पर अवमानना का नोटिस जाना चाहिए था। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए था। कपिल सिब्बल ने यह मांग रखी भी थी सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल इसको रखी भी थी, और लेकिन अवमानना के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को अवमानना क्यों नहीं दिख रही है, ये बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि अब आज जब ये माना जा रहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि यहां पर जो देश भर में, देश के और भी राज्यों में, सभी राज्यों में SIR की प्रक्रिया को कैसे किया जाएगा उसकी तैयारियों के बारे में, लेकिन इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन विपक्ष का यह कहना है कि मनमाने तरीके से अगर चुनाव आयोग काम करेगा, सरकार के पक्ष में काम करेगा, तो फिर उसका विरोध होगा और जबरदस्त तरीके से होगा। कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अच्छी बात है SIR हो, उन राज्यों में SIR हो जहां चुनाव में अभी 6-8 महीने 1 साल से ज्यादा का समय है, इसको कोई विरोध थोड़ी कर रहा है, अच्छी बात। और SIR का तो उस समय का हम लोगों ने विरोध किया, SIR का थोड़ी विरोध किया। SIR में जो त्रुटियां थी उसका विरोध किया। SIR में हमने कहा कि आप आधार कार्ड शामिल कीजिए। बिहार के चुनाव से 2 महीने पहले आप SIR करेंगे, और वो भी अचानक से SIR करेंगे जिसकी कोई मीटिंग नहीं हुई होगी। अगर RTI से हमने सूचना मांगी है कि SIR के लिए कब चुनाव आयोग में मीटिंग हुई, तो आज तक उसका जवाब नहीं आया। अब SIR के लिए चुनाव आयोग मीटिंग कर रहा है ना, अब SIR के लिए चुनाव आयोग बता रहा है ना कि यह प्रक्रिया है। अब SIR के लिए कह रहा है ना कि 6 महीने समय मिलेगा, 8 महीने समय मिलेगा। तो जो त्रुटियां SIR के लिए कर रहा था चुनाव आयोग, जो पारदर्शिता नहीं दे रहा था देश को, वो अगर पारदर्शिता देगा तो कहां SIR का कोई विरोध करता है। हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि भारतीय जनता पार्टी के मरे रिश्तेदार लिस्टों में जिंदा ना हो, जैसे बिहार में किए। हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि SIR में नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, नौजवान, महिला, किसान के वोट न कटे, जो लोग जिंदा हैं। वैध SIR का कोई भी विरोध नहीं करता, और अगर चुनाव आयोग SIR के नाम पर कोई अवैध काम करेगा तो उसका भरपूर विरोध होगा। ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा है कि चुनाव आयोग की नीयत पर पूरे विपक्ष को संदेह हो रहा है, और संदेह के पीछे कारण भी स्पष्ट है। संदेह यूं ही नहीं हो रहा है, लगातार बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं वो उजागर किए गए हैं, ऐसी चीजें हैं जो चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों को पुष्ट करती हैं कहीं न कहीं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी तो चुनाव आयोग कैसे बैकफुट पर था वो साफ दिखाई पड़ रहा था, और खुद सुप्रीम कोर्ट भी इन सारी बातों को महसूस कर रहा था। फैसला क्या होता है SIR पर यह देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत सारे जो आरोप थे उन पर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं उनसे सहमत होता दिखाई पड़ रहा था। और इधर जो विरोध है SIR का और इसको कराने का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रतिक्रियाएं आती जा रही हैं। तमिलनाडु से भी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। DMK के प्रवक्ता TKS इलंगोवन कहते हैं कि ये उनका भी आरोप है कि ये सरकार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पक्ष में उसके लिए काम कर रहा है। हाँ, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का घटक बन गया है, और बिहार में जो SIR कराया गया वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए कराया गया, और इस तरीके के SIR के हम खिलाफ हैं। चूंकि चुनाव आयोग यहाँ मुस्लिम मतदाताओं के और हमारे जो समर्थक मतदाता हैं उनके वोट काटने के लिए जो काम करना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी का एक घटक निकाय बन गया है, ये उनका इलंगोवन का कहना है। उनका कहना हम इसका विरोध करते हैं, हम लोग सुन भी सकते हैं इलंगोवन, हालांकि अंग्रेजी में उनकी बात है लेकिन हम सुन बिल्कुल इलंगोवन, और सीधे तौर पर सुन लेते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, और जो विपक्षी दलों के मतदाता हैं जानबूझकर इंटेंशनली उनके नाम को काटा जा रहा है, और बिहार में यही हुआ है। पूरे देश में चुनाव आयोग यही करना चाहता है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं इलंगोवन। See, every 25 years, once this kind of a special intensive revision is taken up as per law. But what had happened in Bihar? What did the SIR done with the intention of cleaning the voters list and having a proper voters list? No. It was done with an intention to support BJP. So we are opposed to that kind of an SIR.
So here, if they try to delete Muslim votes or delete voters who are supporters of DMK, then we cannot allow that. The Election Commission has become a constituent body of the BJP. That is what we are opposed to. So if the SIR is done properly, we have nothing to say no to it. But what had happened is Bihar. Rahul Gandhi had made certain charges for which the Election Commission had not. तो देश पूरे विपक्षी दल और ये डीएमके के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं इलंगो वन, और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के एक आनुषंगिक संगठन की तरह से काम कर रहा है, सहयोगी की तरह से काम कर रहा है। बड़े आरोप है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर, जिस पर लोकतंत्र को बनाए रखने और बचाए रखने की जिम्मेदारी है। अगर उस संस्था पर किसी एक पार्टी के लिए काम करने के आरोप लग रहे हैं, और कोई एक दो पार्टी नहीं बल्कि पूरे के पूरे विपक्ष की ओर से, ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। और चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ये आरोप जो लग रहे हैं उसके ऊपर ये सही नहीं है। लेकिन सही नहीं है केवल कहने से काम नहीं चलेगा, जो तथ्य, जो चीजें, जो प्रमाण दिए जा रहे हैं उनका प्रमाणों के साथ खंडन करना पड़ेगा। बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, उससे चुनाव आयोग घिरता नजर आ रहा है। अब अचानक चुनाव आयोग ने ये घोषणा करने के लिए ये दिन चुना क्यों, जबकि बिहार में इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। तमाम मुद्दों से क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है, कुछ और है? और भी बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, ध्यान भटकाने की कोशिश भी है, और चूंकि ये आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग खुद एक पार्टी है, मतलब विपक्ष जो लड़ रहा है वो भाजपा से भी लड़ रहा है, एनडीए से भी लड़ रहा है और चुनाव आयोग से भी लड़ रहा है। तो तीन गठबंधन वहां लड़ रहे हैं। एक गठबंधन महागठबंधन है, एक गठबंधन एनडीए है और तीसरा गठबंधन चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से समीर जी लग रहे हैं। अब चुनाव आयोग कर रहा है नहीं कर रहा, हम नहीं कह सकते कर रहा नहीं कर रहा है, लेकिन जो लग रहा है वो लग यही रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रयास करना चाहता है। चूंकि बिहार में ये साफ आरोप लगे थे कि ये SIR नरेंद्र मोदी करा रहे हैं, चुनाव आयोग तो कुछ है ही नहीं, चुनाव आयोग की हैसियत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के कहने पर ये जो है, और आम जनता यही समझ रही थी, तो ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी ही SIR करा रहे हैं, शायद आज फिर जो है ये घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। समीर जी, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये घोषणा कर सकता है, लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब 4 नवंबर को सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। चुनाव आयोग जिस तरीके से उसको धता बता रहा है, अवमानना कर रहा है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बातों को इग्नोर कर रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज जो महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई हुई उसको लेकर भी, और यहां पर कई मुद्दों पर अमलेंदु जी बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर सुनवाई हुई है, और कई ऐसे जरूरी मुद्दे थे जिन पर सुनवाई हुई। हालांकि उस पर तारीख दे दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लगातार ये तमाम जो खबरें हैं उन पर भी हम लोग नजर रखते हैं और आपको अपडेट करते हैं। अमलेंदु जी। हाँ समीर जी, आज एक बड़ा मामला था, वो उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफुशा फातिमा, मीरान हैदर की जमानत का था। और पिछली दिल्ली दंगों के अभियुक्त हैं सबको। और पिछली 22 सितंबर को जब ये सुनवाई हुई थी तो उस समय खुली अदालत में जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इसको तारीख लगाई थी 7 अक्टूबर, और ये कहा था दिल्ली पुलिस को और SG राजू थे उनको कि आप 7 अक्टूबर से पहले अपना हलफनामा इसको दाखिल कर दीजिए। और जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनसे कहा था कि आप इसको बाई हैंड भी यहीं आप दे सकते हैं, तो आपको इसको उससे भेजने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उसको 27 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया, वो 7 अक्टूबर को सुनवाई के लिए वो नहीं लगा। अब 27 अक्टूबर आज जब ये मामला लगा तो ASG राजू जो है वो आए और उन्होंने कहा कि खंडपीठ से कि मुझे जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने प्रतिवाद किया, उन्होंने कहा कि पिछली बार आपसे कहा गया था। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब मामला देरी का है तो हमें इसे और नहीं टालना चाहिए। जस्टिस कुमार ने इस पर कहा कि बिल्कुल हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि आपको इसमें देरी नहीं करनी है, हलफनामा आपको देना है, ये साफ तौर पर कहा गया था। ASG राजू बोले कि पिछली बार, तो इस पर जस्टिस कुमार ने उनको याद दिलाया, जस्टिस अरविंद कुमार ने, कि पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने खुली अदालत में कहा था कि हम इसकी मामले की सुनवाई करेंगे और उसका निपटारा कहेंगे। सच कहूं तो जमानत के मामलों में जवाबी हलफनामा दायर करने का सवाल ही नहीं उठता।
ये जस्टिस अरविंद कुमार ने टिप्पणी की। एएसजी बोले मुझे नहीं पता था, यानी उन्हें नहीं पता था कि जवाबी हलफनामा दायर करने की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती और उनको जवाबी हलफनामा दायर करना, ये एएसजी को बेचारों को नहीं पता था। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया, हाँ कानूनी प्रक्रिया नहीं मिली, हाँ सरकार का पक्ष रखते हैं और कानूनी प्रक्रिया की उनको जानकारी नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो 5 साल जेल में रहे हैं, तो एएसजी राजू ने कहा कि जवाब के बाद मुझे 2 हफ्ते का आप समय दीजिए, मतलब 2 हफ्ते फिर मांग लिए उस पर। जस्टिस अरविंद कुमार ने इस पर कहा कि नो सर, 2 हफ्ते का समय नहीं मिलेगा, नो सर, स्पष्ट जो है जस्टिस अरविंद कुमार ने कह दिया। फिर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि भाई आपको याद है कि 22 सितंबर को मुझे याद है कि सिब्बल ने दीपावली से पहले कहा था और हमने मना कर दिया था। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि असल में पूरा मामला तारीखों की सूची और देरी के मामले में है। कपिल सिब्बल ने कहा किसी भी मामले में जवाबी कार्रवाई की आवश्यकता ही नहीं है। जस्टिस कुमार ने कहा कि हम इसको शुक्रवार को सुनेंगे। देखिए, उनसे राजू से कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपको अपने सहकर्मी और श्री राजू से उचित निर्देश मिले हैं, जांच करें कि क्या आप कुछ लेकर आ सकते हैं। एएसजी राजू ने कहा कि मुझे इसे देखने दीजिए, कभी कभी जो दिखता है वहाँ मौजूद चीज़ों से अलग हो सकता है। जस्टिस कुमार ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि ये जमानत पर विचार करने का मामला है। देखिए, उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो इसलिए अब इस पर आपके जवाब की आवश्यकता है, ये साफ तौर पर कहा गया। अब शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होगी, हालांकि तारीख पर तारीख लग रही है और 5 साल तक मामला ऐसे ही चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट से भी पहले भी आया था और फिर वापस ले लिया गया था, चूंकि वो जस्टिस बेलायम त्रिवेदी की उसमें था। वहाँ पे कई बार तारीखें लगने के बाद फिर आखिर में उनके वकीलों ने कहा कि हम इसको वापस लेते हैं, हम हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट गए, वहाँ से खारिज हुआ, हाईकोर्ट के खिलाफ फिर यहाँ ये आए हैं इसको लेकर। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी शुक्रवार को। जस्टिस अरविंद कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि इसमें देरी नहीं हो सकती है और हम शुक्रवार को इसको सुनेंगे ही सुनेंगे। आप अपने मातहतों को निर्देश दे दीजिए एएसजी साहब। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई 7 ही अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब वो 27 को कर दी गई। 27 को भी अब एक बार फिर तारीख मिल गई है। अब इसी तरीके से तो अमलेंदु जी तारीख मिलते मिलते इस कोर्ट से उस कोर्ट 5 साल धीरे धीरे हो गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है बार बार तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत ये अधिकार नियम है और जमानत मिलना चाहिए, जमानत को नहीं रोका जाना चाहिए। अब क्यों यहां पर नहीं मिल पा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखते हैं कि शुक्रवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है। लेकिन महत्वपूर्ण मसला है और बहुत गंभीर मसला है, इसको लेकर कई सारे सवाल और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कानूनी रूप से भी सवाल उठ रहे हैं और पूरी एक जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि 5 साल तक सुनवाई ही नहीं हो पाती है जी, और सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट से जमानत खारिज होकर आ जाती है। मतलब 7 साल की सजा है जिस केस में, उसमें 5 साल तो गुजार चुके जेल के अंदर जी, और सुनवाई ही नहीं हुई। तो ये निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर एक सवाल तो उठते ही समझ जी। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि जो संभल दंगा हुआ था, कथित दंगा, संभल दंगा हुआ था, उसमें 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जबकि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। ये अभी तक आई है, तो पूरी जब इसकी खबर आई तो हम बताएंगे। अभी इसकी ब्रेकिंग चूंकि ये आई है, तो अभी हमने अपने दर्शकों को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल दंगे के 4 आरोपियों को जमानत दे दी। जी बिल्कुल, तो वहां पर संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा किस तरीके से वहां सांप्रदायिक दंगे हुए और सांप्रदायिक झड़पें हुई। उसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो उसमें जो 4 लोग हैं उनको इसमें जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो दिल्ली दंगों के मामले में, 5 साल पुराने मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे कुछ लोग हैं, उनको उनके जमानत के मामले में एक बार फिर तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने और अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। हालांकि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो मांग कर रहे थे कि 2 हफ्ते का समय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उनकी बात को खारिज कर दिया। शुक्रवार को उस पर सुनवाई होगी। तो ये अपडेट्स थे महत्वपूर्ण जो खबरें थी सुप्रीम कोर्ट से। कुछ और भी अपडेट्स होंगे, हमारी नजर रहती है उस पर, आपको अपडेट करेंगे। लेकिन लौटते हैं एक बार फिर चुनाव आयोग पर और बिहार के चुनाव पर। तो बिहार के चुनाव में इस समय पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, राजनीति है, वो अपने शबाब पर है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने एक और शिगुफा छोड़ दिया है। आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और माना जा रहा है कि उसमें पूरे देश में एसआईआर को लागू करने के बारे में वो अपने कार्यक्रम की जानकारी देगा। एसआईआर की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बिहार में जो एसआईआर हुआ, हालांकि इसके बावजूद, लंबित होने के बावजूद सुप्रीम चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट मतदाता सूची जारी कर दी। एसआईआर के जरिए जो मतदाता सूची तैयार की गई थी
और अब देश भर में उसको लागू करने का कार्यक्रम बना रहा है। इसको लेकर विपक्षी दलों में जबरदस्त नाराजगी है, सवाल उठ रहे हैं और आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके एक आनुषंगिक संगठन के रूप में काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके आनुषंगिक संगठन के रूप में काम कर रहा है। और जैसा हमने लोग सुनवाया, डीएमके के जो प्रवक्ता हैं एलन गोवन, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक निकाय बन गया है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। इधर समीर जी, जिस तरीके से बिहार में मामला चल रहा है, चुनाव अपने शबाब पर पहुंच गया है, पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है और कल छठ की पूजा जब हो जाएगी उसके बाद और तेजी वहाँ देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, बार बार जाएंगे, वो बातें कर रहे हैं। लेकिन बिहार से समीर जी इस समय बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट घोषणा की कि उनकी सरकार बनेगी तो वो वक्फ कानून को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब अभी तक सवाल कर रहे थे चिराग पासवान साहब जो थे कि वो मुसलमान मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने नहीं बनाया और मुसलमान मतलब किसी का सगा नहीं है, एक तरीके से ये बताने की उन्होंने कोशिश की। और फिर कह रहे थे कि कितने टिकट जो है दिए हैं महागठबंधन ने मुसलमानों को लेकर, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए, जबकि खुद ने एक भी नहीं दिया है। और ये कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार किसी को टिकट दिया है चिराग पासवान ने, शायद नहीं, चिराग ने कोई नहीं दिया। चिराग ने दिया, 4 टिकट दिए हैं इन्होंने जेडीयू ने। तो वो कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार क्यों नहीं बनाया। अब जो वक्फ बिल पास कराया वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने मिलकर पास करवाया। तो चिराग पासवान तो अभी कुछ कहने से बचे हैं वक्फ बिल पर, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी खुलकर वक्फ बिल, जो वक्फ कानून था, उसके समर्थन में आ गई है तेजस्वी यादव के विरोध में। तो यानी आपको तेजस्वी यादव के विरोध में जो वक्फ कानून बना उसके समर्थन में आ गई है खुलकर। नीरज कुमार जो उनके प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर इसको कहते हुए पाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव मिथ्या वाचन कर रहे हैं, ये उनका कहना है। और बता रहे हैं कि साहब कानून तो सही है। तो हम लोग सुन सकते हैं नीरज कुमार किस तरीके से मोदी जी के समर्थन में और तेजस्वी के विरोध में वक्फ कानून के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वक्फ कानून को लेकर क्या उनका कहना है। और पहले ऐसा लग रहा था कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह सीधे तौर पर पार्लियामेंट में इस कानून को पारित कराने में अहम भूमिका रही, तो विरोध की बात तो खत्म हो गई। लेकिन अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस मुद्दे पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं नीरज कुमार को क्या कह रहे हैं। तो नीरज कुमार को हम सुनेंगे, लेकिन ये एक दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर कि वक्फ संशोधन कानून जैसे मुद्दे पर भी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। और अब उसको, लेकिन ये है कि सवाल ये क्यों है और क्या है। इस बार वैसे भी जेडीयू ने काफी कुछ साफ कर दिया है अमलेंदु जी, ये बताने की कोशिश की है कि उसको जो अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं का एक बड़े वर्ग का समर्थन मिलता था, इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी जरूरत उनको नहीं है, चाहे वो टिकट का वितरण हो और चाहे अब ये वक्फ संशोधन कानून पारित करवाने में तो अहम भूमिका रही ही। अब जिस तरह से उसके समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भी एक संदेश देने की कोशिश है शायद जेडीयू के नेताओं की तरफ से। हाँ बिल्कुल, ये जेडीयू के नेताओं की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश है कि वो बीजेपी के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। हालांकि समीर जी, खबर ये आ रही है कि कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी पेशी हुई जेपी नड्डा के यहाँ और वो मिलने के लिए पहुंचे उनके निवास पे दिल्ली में। ये इस तरह की खबरें भी आ रही हैं और खबरें ये भी आ रही हैं, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, कि योगी आदित्यनाथ की वहाँ सभाएं कम कराई जाएंगी और उनको कहा गया है कि आप आराम कीजिए, चूंकि नीतीश कुमार अब योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये खबर आ रही है जो उनको लग रहा है कि इससे नीतीश कुमार का नुकसान होगा और बीजेपी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेगी। और नीतीश कुमार ये नहीं चाहते ये बताना कि वो बीजेपी के आगे दब गए हैं, हालांकि दबे हुए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें ये वो साबित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार फिर टिक नहीं पाएंगे, ये उनके आ रहा। तो अब वो नीतीश कुमार ने दबाव बनाया है कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं नहीं कराई जाएं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आए तो सांप्रदायिक बातें नहीं करें, भैंस और मंगलसूत्र लेकर नहीं आए। अभी तक तो नीतीश कुमार का दबाव जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अभी भैंस और मंगलसूत्र की और जेवर चुरा कर ले जाएंगे, इन सब की एंट्री नहीं हो पाई है। लेकिन मोदी जी हैं
अमित शाह जी हैं, तो कब तक बेचारे खामोश बैठेंगे? शमशान, कब्रिस्तान, ये सब आएगा ही आएगा। और अभी चुनाव प्रचार तो अभी शुरू हुआ है, अब छठ के बाद ही वास्तविक रूप में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद ही दिखाई पड़ेगा। तो जब ये आएगा तब ये मालूम पड़ेगा समीर जी कि नीतीश कुमार का दबाव काम आया कि नहीं आया, या नीतीश कुमार भाजपा के पूरे तरीके से दबाव में हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प इस समय लड़ाई जो दिखाई पड़ रही है चुनाव में, इंडिया गठबंधन, बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच तो स्वाभाविक लड़ाई है ही, लेकिन इस समय एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है, और उसमें भी जो बिहार वर्सेस गुजरात की लड़ाई है, और इसमें बीजेपी कैसे घटक दलों का बाकी घटक दल एक तरफ दिख रहे हैं और बीजेपी उसमें अलग थलग दिखाई पड़ रही है। तो अब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जेडीयू या घटक दल दबाव बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी उन दबावों के आगे झुकने को मजबूर दिख रही है। महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी, जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम को लेकर है, यहां पूरा का पूरा घटक दल एक तरफ दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी उसमें अलग थलग दिखाई पड़ रही है, लेकिन बीजेपी के भीतर से भी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की आवाजें आ रही है। तो बीजेपी खुद वहां पर एक दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के सामने एक बड़ी विकट स्थिति है इस समय बिहार में। बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का या सीटें ले लेने का जब फैसला किया या सहयोगी दलों पर दबाव बनाया, तो बीजेपी को लगा कि उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि किससे हमने पंगा लिया है। हाँ बिल्कुल, चूंकि समीर जी नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर ही बीजेपी राजनीति कर सकती है बिहार में, और नरेंद्र मोदी वहां छोटे नेता हैं नीतीश कुमार के सामने, ये बार बार साबित होता रहा है। और फिर साबित हो रहा है, असल में ये सब जो कुचक्र रचा था बीजेपी ने, ये साबित करने के लिए रचा था कि नरेंद्र मोदी जो मानव हैं, विश्वगुरु हैं, और बिहार में भी उनका सिक्का चलता है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने कमजोर नजर आने लगे हैं अब नरेंद्र मोदी। तो ये आप सब साफ तौर पर समझ सकता है कि किस तरीके से ये कुचक्र जो था वो बीजेपी रच रही थी नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन नीतीश कुमार ने भी दांव मारे हैं। तो और जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं, राजीव प्रताप रूड़ी, हम लोगों ने उनका सुनवाया था, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही कहा कि थे, हैं और रहेंगे। जीतन राम मांझी ने भी यही कहा, और संजय चिराग पासवान तो खराबी माफी मांग चुके हैं नीतीश कुमार से, और संजय झा उन्होंने भी मतलब जनसभा में ये सब अब कह रहे हैं। अब एक वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बदतमीज प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि वो नीतीश कुमार जो है वो मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब वो जब सब तब से आवाजें आ रही हैं, तो लेकिन इन सब का कहने का कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आकर नहीं कहें कि अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होकर उभरती है तो वो नुकसान नीतीश कुमार को पहुंचाएगी, महागठबंधन को तो बाद में देखा जाएगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर ये मुद्दे हैं, चाहे वक्फ कानून का मुद्दा है, अगर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है वो फालतू की बात है, यानी जिस तरह से वक्फ कानून पर वो भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, ये चीजें तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली हैं। भले ही नीतीश कुमार ने इस बार ये दिखाने की कोशिश की है कि उनको माइनॉरिटी वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन अब सीधे सीधे बीजेपी की तरह से बयान अगर देंगे तो फिर ये तो नुकसान तो होना ही है उनका। हाँ, और ये भी हुआ समीर जी कि एक तो उन्होंने अपने जो मुस्लिम कैंडिडेट थे वो कम कर दिए, 4 ही कर दिए, और अभी उनके एक नेता है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका टिकट काट दिया, वो सिर्फ 11,000 वोटों से हारे थे, और वहां किसी और को दे दिया, वो आरजेडी में शामिल हो गए। बागियों पे कार्रवाई करनी पड़ रही है बीजेपी को भी और जनता दल यू को भी। लोग तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ समीर जी, एक बड़ा वर्ग समझा जाता था जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, कायस्थ वर्ग, उसको पहले 50 के आसपास उसके विधायक हुआ करते थे, सब काट दिए, केवल एक टिकट दिया है। कायस्थ जो है बोले बहुत नाराज हैं इसको लेकर, और पूरे प्रदेश भर में जो है मतलब जितनी भी शहरी क्षेत्र हैं वहां तो कायस्थों की प्रभाव है। कोई भी सीट ऐसी नहीं जिसमें 20 से 25 हजार के आसपास कायस्थ मतदाता ना हो, और वो परंपरागत वोट समझे जाते थे, वो सब बहुत खिलाफ जो है इस समय बीजेपी के आ रहे हैं। उनको कहना है कि भाई हमारा ही क्यों काटा गया, जबकि आबादी जो है वहाँ कायस्थों की राजपूतों भूमिहारों से कम नहीं है, और उनको भरपूर मात्रा में बीजेपी ने टिकट दी है। तो बीजेपी के खिलाफ जो है एक मतलब कार्य उनका जो प्रबुद्ध मतलब प्रमुख
मतदाता वर्ग है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। खैर अब एक बार सुनते हैं क्या नीरज कुमार ने, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा क्या है वक्फ कानून को लेकर और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं वक्फ कानून को लेकर। और वक्फ कानून को लेकर अगर ये बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो नुकसान होगा जेडीयू का, ये नीतीश कुमार को ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जाएगा कहां पर, किस तरीके से, ये कहां इसको ले जा रहा है, जो खींचतान चल रही है एनडीए के घटक दलों के भीतर। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जिस तरह से एनडीए दो फाड़ है और एनडीए के अलावा खुद बीजेपी दो फाड़ है, वो इस चुनाव में एनडीए को कहां ले जाएगा देखने वाली बात होगी। लेकिन सुन लेते हैं नीरज कुमार को क्या कह रहे हैं वक्फ कानून को लेकर। अभी विपक्ष के नेता के लायक तो है नहीं, इनको पढ़ाई लिखाई के लिए जरूर संविधान का कॉपी एक दे देना चाहिए। वही वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट से पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके मुहर लगा दिया। क्या राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है? अरे यह गुनाह कबूल करो ना, कबूलनामा जारी करो कि वक्फ की संपत्ति लूटी जा रही थी और लालू यादव बैठे हुए थे। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में है, खंडहर बना दिया था नीतीश कुमार जी ने, उसको शीश महल बना दिया। वक्फ की संपत्ति का विकास अगर देखना है तो पटना में विभिन्न इमारतें हमने बनाई है, सीमांचल के इलाके में बनाया है जहां मल्टीपर्पस बिल्डिंग है। आपको तो महुआ बाग का मकान बनाने की चिंता है, मौका मिलने दीजिए ना। इस बार सरकार बनेगी तो शहरी हदबंदी कानून की मांग करेंगे और लालू यादव जैसे भ्रष्ट लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाए और जब्त करके वहां अनाथालय खुले, अति पिछड़ा छात्रावास खुले, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास। तो वक्फ कानून का खैर समर्थन किया ही था, कानून बनवाया था, लेकिन अब जिस तरीके से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भाषा में समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं नीरज कुमार, ये भी एक हैरान करने वाला है। क्योंकि इस तरह से भले ही वहां पर कानून पारित करवाया, कानून बनवाने में मदद की, लेकिन इस तरह से कभी समर्थन करते नहीं दिखाई पड़े थे, खासकर नीतीश कुमार। और ये भी अब जो नीतीश कुमार की पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही है, तो क्या ज्यादातर नेता उसके भारतीय जनता पार्टी से ही संचालित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही नियंत्रित हो रहे हैं? ये सवाल लगातार उठते हैं और इस तरह के बयान ये साबित भी करते रहते हैं कि पार्टी पर, नीतीश कुमार की पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त एक तरीके से दबाव है। हाँ बिल्कुल, एक जबरदस्त तरीके से दबाव है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब तो खुलकर जो है वक्फ कानून के समर्थन में बोल रहे हैं। ये मतलब माफी मांगने के बजाय कि हमने पास करा दिया, वो उसके समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। तो इसका नुकसान नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर होगा ही होगा, ये साफ तौर पर समझा सकता है। इधर जो मुकेश सहनी हैं, वीआईपी के प्रमुख हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी सवाल किए हैं और कहा है कि भाई ठीक है 75 वर्ष की उम्र है और ये उनका कहना है कि नीतीश कुमार केवल एक बार जो है अपने दम पे मुख्यमंत्री बने। और ये बात सही भी है समीर, केवल एक बार अपने दम पे बने, वरना या तो आरजेडी के समर्थन से या बीजेपी के समर्थन से, और अकेले जब लड़े हैं तो मुंह की खाई है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है, बहुत सी जो बातें कही जाती हैं, नीतीश कुमार जो है वो अवश्यम भावी हैं बिहार में, इसको लेकर उन्होंने बहुत तगड़ा हमला बोला है। हालांकि उनकी उम्र को लेकर उन्होंने कहा भी है कि भाई हम उम्र के लोग हम कुछ नहीं कह सकते, चूंकि इस उम्र में हम होंगे तो हम भी किसी स्थिति में होंगे नहीं कह सकते। लेकिन नीतीश कुमार अपने दम पर कुछ नहीं है, ये मुकेश सहनी का कहना है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। वीआईपी के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वीआईपी मुकेश सहनी, और डिप्टी सीएम के फेस भी हैं इंडिया गठबंधन के। नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ भी रह चुके हैं, सुनते हैं उनको। पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी सीएम हैं और 2005 में जब वो सीएम बने तो लोगों को लगा कि इनको नए मौका देना चाहिए, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। हाँ, लेकिन 2010 में जब सीएम बने तो निश्चित तौर पे उन्होंने काम करके दिखाया कि हम बिहार में विकास कर रहे हैं और 2010 में उन्होंने सीएम बने। 2015 की अगर बात कीजिएगा तो लालू जी के बैसाखी पे रख के और वो 2015 में सीएम बने, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं था, परिस्थिति ऐसा बना कि वो सीएम बने। और 2020 में भी अगर देखिएगा तो लटकते पटकते कैसे भी सीएम बने, 42 विधायक से सीएम बने, क्योंकि बीजेपी या वीआईपी पार्टी के समर्थन से सीएम बने हैं। और अभी तो आप ये कह लीजिए कि अस्वस्थ है, पूरे राज्य में
के जनता को, पूरे देश के लोगों को पता है कि नीतीश जी जो है वो अस्वस्थ हो चुका है। उन पे हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। ऐसे उम्र में 75 साल जाने पे कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकते हैं। शायद हम भी उस उम्र में जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन राज्य के 13 करोड़ जनता का भविष्य जो व्यक्ति अस्वस्थ हो उनके हाथ में नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए बिहार के हर एक नागरिक, युवा, सभी से आग्रह है कि बिहार में बदलाव लाए और युवा नेतृत्व को मौका। तो नीतीश कुमार, ये सही बात है, लेकिन इसीलिए बीजेपी के साथ तमाम जो दबाव है उसको भी बर्दाश्त करके बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी लड़ रही है, नीतीश कुमार को भी पता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उन पर दबाव डाला है, उसके बाद अब जब नीतीश कुमार दबाव डाल रहे हैं तो यह संभावना फिर बन रही है कि नीतीश कुमार के लिए जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी ही उनका साथी रहे, वो बदल भी सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। और मैं एक देख रहा था समीर जी, एक महिला जो है वो मतलब बीजेपी से बड़ी नाराज थी, वो साफ कह रही थी कि हमें इससे मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार किसके साथ सरकार में जी, हमको सीएम नीतीश चाहिए। मतलब वो ये साफ कह रही है। पटना की महिला थी, वो कही थी हमें इससे मतलब नहीं हो किसके साथ, यानी नीतीश कुमार का मतदाता जो है उसे वो चाहिए नीतीश कुमार, वो चाहे किसी के साथ रहे, चाहे इनके साथ रहे, चाहे उसके साथ रहे। तो ये कला है नीतीश कुमार के अंदर, तो हम क्या करें इसके कला के लिए। बिल्कुल ये है। और नीतीश कुमार उस तैयारी में दिखाई भी पड़ रहे हैं कि बीजेपी अगर उनके साथ खेल करेगी, जैसा कि बता चुके हैं चिराग पासवान की 2020 में किया था, तो नीतीश कुमार ने भी अपनी जो सेकेंड लाइन है वो तैयार रखी हुई है। क्या है, अब ये सब चीजें देखने वाली बात है। लेकिन अब आज सबकी निगाहें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि वो क्या घोषणा करता है, क्या देश भर में एसआईआर के कार्यक्रम की घोषणा करता है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई जारी है। और अगर ऐसा कर रहा है तो सीधे तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसका संज्ञान लेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।